स्टूडेंट्स हम शुरू किया हुआ था व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज कैन बी माइंड, देन उसके बाद हमने व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न कैन बी माइंड। तो उसमें हमने देखा था कि डेटा माइनिंग की जो फंक्शनैलिटीज जो होती हैं, पैटर्न माइनिंग के लिए जो फंक्शनैलिटीज है उसमें दो चीज़ें हमने देख ली थी, कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, और माइनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न एसोसिएशन एंड कोरिलेशन। ये दो फंक्शन थे जो माइनिंग के, वो हमने देख लिए थे। अब जो आज हम देखते हैं कि जो रिमेनिंग थ्री फंक्शंस हैं पैटर्न माइनिंग के, that is classification and clustering, regression and outlier analysis. So आज के लेक्चर में जो हमारे शामिल है वो होगा क्लासिफिकेशन and regression, outlier analysis and clustering analysis. Then what technologies are used? Then हम डिस्कस करेंगे why confluence of multiple discipline और application of data mining. सो द थर्ड फंक्शन है पैटर्न डिस्कवरी का, वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन बेसिकली हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक मॉडल को या फंक्शन को हम फाइंड कर रहे होते हैं जो कि हमारे उन क्लासेस के जो हमारे पास जो डेटा होता है उसके क्लासेस को डिस्क्राइब कर रहा होता है। बेसिकली क्लासिफिकेशन हम कहते हैं कि चीज़ों को उनके जो नॉन लेबल्स होते हैं उनके साथ जिस जिसके साथ उसका मैच होता है उस नाउन लेबल के साथ उसको हम अगर मैच करें तो उसको हम कहते हैं ये क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट, हमारे पास फ्रूट्स पड़े हुए हैं, मतलब मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, जैसे ऑरेंज है, वो सारे के सारे हमारे पास मिक्स पड़े हुए हैं सारे। यूँ समझिए कि एक बास्केट है, उस बड़ी सी बास्केट है, उसमें बेशुमार मिक्स फ्रूट्स पड़े हुए हैं। और हमने इन ऑब्जेक्टिव हमारा ये कि इन सारे डिफरेंट फ्रूट्स को अलग-अलग करना। तो अगर हमने बास्केट ए पे हम 4 डिफरेंट बास्केट, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट फ्रूट्स मिक्स हैं, तो हमने 4 डिफरेंट बास्केट्स ले ली। अब हमने क्या करना है कि हमने हर फ्रूट को अपनी-अपनी बास्केट में डालना है। तो अगर हम ये करें कि जो बास्केट ए है उसके अंदर हम उसके बाद टैग लगा दें मैंगो। बास्केट बी जो है उसमें लगा दें एप्पल, बास्केट सी में लगा दें ऑरेंज, बास्केट फोर्थ में लगा दें बनाना। तो अब हम देखेंगे हमने उस बड़ी बास्केट जिसमें सारे के सारे फ्रूट्स मिक्स पड़े हुए हैं, लिंक्स की रिक्वेस्ट करें स्टूडेंट, काइंडली जो इसका लिंक है वो अगर आप ग्रुप में शेयर कर दें स्टूडेंट्स, इस का लिंक अभी शेयर कर देना सर। लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में। कहाँ पे शेयर किया है? मेरे पास तो नहीं आया अभी। सर ग्रुप में करें स्टूडेंट्स ना, का अलग ग्रुप बना है उसमें शेयर व्हाट्सएप ग्रुप में करें, व्हाट्सएप ग्रुप में करें। वो सर समर उसमें सिर्फ आप कर सकते हैं जी, मैं कहा उसमें जो एडमिन है सिर्फ वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते उसमें। ग्रुप में यस सर, व्हाट्सएप ग्रुप में। एक मिनट में थोड़ा सा इसकी चेंज कर देता हूँ उसकी। व्हाट्सएप ग्रुप की सेक्शन को हटा देता हूँ। जी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आपकी जो है ना हटा दिया, कोई भी बंदा जो है ना ग्रुप
सेंड कर सकते हैं। सर सेंड कर दीजिए। ठीक है, ये ईमेल सेंड कर दिया। बस आगे कि कहीं बहुत है। ठीक है जी, हो गया। सर जी अब आप चले जी। अच्छा, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जो 4 डिफरेंट बास्केट्स हमने ले लिए हैं उनके बाहर हमने टैग्स लगा दिए। अब हम क्या करते हैं, हम एक फ्रूट उठाते हैं, वहाँ पे रेंडमली कोई भी हमारे पास आ जाता है। तो अब हम देखते हैं उसको कि ये क्या है। इन सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या वो मैंगो है, क्या वो ऑरेंज है, क्या वो बनाना है, वो क्या चीज़ है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये लेट्स से मैंगो है, तो हम क्या करेंगे, उसको उठा के मैंगो वाली बास्केट में डाल देंगे। इसी तरह हम एक और रेंडमली उस बड़ी बास्केट से उस फ्रूट उठाएंगे और देन देखेंगे वो क्या चीज़ है। ठीक है, और उसको उठा के उसके रेलेवेंट बास्केट में डालते जाएंगे। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऐसे परफॉर्म हो रही होती है कि जिसमें जो भी आपका कह लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ उसकी क्लास लेबल गिवन होता है। जो भी डाटा है, डाटा एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स के साथ कोई भी आपके पास टप्पल है, कोई भी आपके पास रिकॉर्ड है, कोई भी चीज़, उसके साथ उसका क्लास लेबल गिवन होता है कि उसकी नॉन क्लास क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली जब भी हम हमारे पास कोई भी डाटा आता है, डाटा ऑब्जेक्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी क्लास लेबल को पढ़ते हैं और देखते हैं वो उसकी क्लास लेबल क्या है, तो हम डायरेक्ट उसको उसी क्लास में जो है ना वो डाल देते हैं। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऐसे परफॉर्म होती है। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली प्रेडिक्ट करती है कैटेगोरिकल लेबल्स को। कैटेगोरिकल लेबल्स कौन से होते हैं, जिसको आप डिस्क्रीट या ऑर्डर्ड लेबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डिस्क्रीट लेबल क्या हो सकता है किसी चीज़ का, कि वो 1 है या 0 है, यस है या नो है, ब्लैक है या रेड है, या उसको ऑर्डर्ड फॉर्म में हम कह लें कि 1 2 3 4 5 किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन जो है हमेशा आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज को या डिस्क्रीट कैटेगरीज को प्रेडिक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ मॉडल बेस्ड ऑन सम ट्रेनिंग सैंपल्स। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक मॉडल या एक फंक्शन बना रहे होते हैं बेस्ड ऑन सम ट्रेनिंग एग्जांपल। अब ट्रेनिंग एग्जांपल्स क्या होती हैं आपके पास? ट्रेनिंग एग्जांपल आपके पास वो डाटा होता है जिसकी बेस के ऊपर आप कोई मॉडल या फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 आपके पास जो एग्जांपल्स हैं या इंस्टांसेस हैं जिनको आपने जिनके लिए आपने कोई जिनके ऊपर क्लासिफिकेशन परफॉर्म करनी है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जितना भी डाटा होता है, हम उस डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट यूजुअली जिसको हम ज़्यादा रखते हैं और जो रिसर्च के अंदर चीज़ इसको मोस्टली यूज़ किया गया है, वो है 70-30 रेशो होती है उनकी। मीन 70% ऑफ जो आपके ट्रेनिंग सैंपल्स होते हैं उसको ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और जो 30% सैंपल रिमेनिंग होते हैं उसको आप टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपका आपके जितने पास जितना भी डाटा है उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को रख लेते हैं ट्रेनिंग के लिए और दूसरे को जो को रख लेते हैं टेस्टिंग के लिए। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप छोटी क्लासेस के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन किया करते थे। तो मैथ के क्वेश्चन करने के लिए जो हर एक ने जो स्टूडेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एक ही स्कूल से पढ़ के आए हुए हों, डिफरेंट एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं और सारे के माइट भी स्कूलिंग डिफरेंट हुई हो, डिफरेंट स्कूल्स में पढ़े हुए हों। अब हर स्कूल में जो ज़रूरी नहीं है कि जो एक जो किसी स्कूल में एक मेथड अडॉप्ट किया गया दूसरे ने भी वो अडॉप्ट किया गया, लेकिन वो मेथड जो अडॉप्ट किए गए थे वो क्या हो सकते हैं? एक मेथड ये था कि एक स्कूल ऐसा था, आप में से शायद कोई उस स्कूल में पढ़ा हो। उस स्कूल में ये मेथड था कि अगर लेट्स से
एक्सरसाइज 1.1 है। अब उस एक्सरसाइज के अंदर 5 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के अंदर लेट्स से 10 पार्ट्स हैं उसके, ABCDEFG। तो 10 हर क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, तो 5 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन में 10 पार्ट, तो टोटल 50 आपके पार्ट्स बन गए थे। मीन इन अदर वर्ड्स 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो 50 क्वेश्चन 5 डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, क्योंकि एक कैटेगरी का जो क्वेश्चन है पार्ट्स थे वो उनको एक क्वेश्चन में डाला जाता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन बनाया जाता है उसमें डिफरेंट जो क्वेश्चन डाले जाते हैं वो और किसी और फार्मूले से सॉल्व हो रहे होते हैं या उनके ऊपर कोई और मेथड लग रहा होता है। इसी तरह क्वेश्चन 3 जो है वो क्वेश्चन 1 एंड 2 से डिफरेंट होते हैं, उनका मेथड सॉल्व करने का डिफरेंट होता है या उनके ऊपर कोई डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट जो मेथड लग रहा होता है। तो इस तरह आपके पास 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे और हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपके पास 10 पार्ट्स आ गए थे। अब एक मेथड हो सकता है आप में से कई जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ये अडॉप्ट होता होगा कि वो 50 के 50 क्वेश्चन जो है ना वो आपको सॉल्व करवा रहे हो टीचर। होपफुली आप में से अगर आपकी 58 की क्लास है तो हो सकता है कोई 3-4 स्टूडेंट लाजमी ऐसे होंगे जिनके टीचर ये समझते होंगे कि हम बड़ी मेहनत करवा रहे हैं और हम बच्चों को सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है ना वो बच्चों को सॉल्व करवा रहे हैं। आई होप कि कुछ स्टूडेंट जरूर आपकी क्लास में ऐसे होंगे कि जिनको अगर आप जरा गौर करें तो आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए होंगे। ठीक है, एक मेथड ये था। दूसरा मेथड ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसे भी टीचर आपको पढ़ाते होंगे, वो ऐसे करते थे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 के 10 पार्ट्स हैं तो उसमें से आपको 3 या 4 या 5 क्वेश्चन करवा दिए या 2 या 3 करवा दिए और कहा बाकी सारे इसी पैटर्न के ऊपर हैं, बाकी आप खुद घर से करके आए। फिर इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में से भी वो डिफरेंट पैटर्न से सॉल्व हो रहा था, तो वो पैटर्न आपको उस टीचर ने समझा दिया और पैटर्न समझाने के बाद आपको उसकी 2, 3, 4 एग्जांपल्स रैंडमली उन क्वेश्चन में से करवा दिए और कहा बाकी इसी पैटर्न पे होंगे, आप खुद कर ले। इसी तरह क्वेश्चन 3 जो है उसमें से भी रैंडमली कुछ पिक कर लिए और मेथड समझा दिया और कहा क्वेश्चन 3-4 समझा दिया, कहा बाकी आप खुद कर ले। ठीक है, तो दूसरा मेथड ये था। तो आपके ख्याल में कौन सा मेथड बेहतर था? आई नीड योर फीडबैक। मेथड 1 या मेथड 2, या जिसने मेथड 1 से पढ़ा या जिसने मेथड 2 से पढ़ा। स्टूडेंट्स, आई नीड योर फीडबैक। अली तैमूर, आप बताएं आप किस मेथड से पढ़ते रहे? स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? यस सर। आपको किस मेथड से पढ़ाया जाता था? फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? कौन सा मेथड सर? अच्छा, इसका मतलब आप क्लास में अटेंटिव नहीं, आप नहीं सुन रहे थे मेरी बात को। नहीं समझ जाए सर, आपके थोड़ा इंटरनेट इशू होगा। इंटरनेट सही चल रहा है बेटा, वो मसला नहीं है। आप क्लास में आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। अली हैदर, आप बताओ। अली हैदर बेटा, ये आपकी अटेंडेंस भी हो रही है साथ साथ। कौन कौन प्रेजेंट है मेंटली? अली हैदर, यस सर। अली हैदर जी। यस सर। बताएं आप को किस मेथड से पढ़ाया जाता था मैथ?
मेथड फर्स्ट या मेथड सेकंड मेथड? सर फर्स्ट से। फर्स्ट मेथड से पढ़ाया जाता था। आर यू श्योर? अली तैमूर अपना माइक ऑफ कर दें अभी। यस सर। जी अच्छा, अक्सा बताएंगी कि आपको किस मेथड से पढ़ाया जाता था, मेथड फर्स्ट या सेकंड मेथड? सर सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड। आसमा नंबर 41 के सामा, ठीक है, ऐसे हमें असामा के पता नहीं असमा के असामा। नंबर 41 जी, रोल नंबर 41 लगता है एब्सेंट है, या कहीं ऑन करके सिस्टम कहीं पे चला गया। ठीक है, ये अटेंडेंस भी हो रही है बेटा आज जिस तरह आपके रैंडमली। आसम जहांगीर, यस सर। आप बताएं फर्स्ट मेथड से आपको पढ़ाया जाता था सेकंड मेथड से? सर मैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड से, ठीक है। आसिम महमूद, सेकंड से सर। सेकंड से। फैजान रशीद, सर सेकंड से पढ़ाते थे सर, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बाकी फिर लास्ट को बोलते थे। ठीक है। हमजा मतलूब, हमजा मतलूब, हमजा मतलूब ने सिर्फ माइक ऑन किया हुआ है और लगता है पंखे की अच्छी खासी आवाज है और वो खुद नहीं बोल रहे। हमजा रशीद बताएंगे। सर सेकंड। सेकंड। इब्ने रोनो 48। सर सेकंड। एहतशाम, एहतशाम बताएंगे। एहतशाम, लगता है एहतशाम भी लॉगिन होके चला गया। इलियास मतलूब, सर सेकंड मेथड से। ठीक है। इकरा, सर सेकंड मेथड से। इकरा बताएंगे। इकरा नहीं आवाज आई। सर सेकंड मेथड से। सेकंड। जवेरिया, नंबर 12 जवेरिया, ये भी लगता है कहीं पे घर के काम काज कर रही है। कबीर, सर सेकंड मेथड से। ठीक है। खलील, सर सेकंड से। सेकंड। रोल नंबर मोहम्मद फरहान, मोहम्मद फरहान, सर सेकंड ही। मुनीब जफर, सर सेकंड मेथड से। निमरा, सर सेकंड मेथड। ठीक है। राजा माली, MAL, ये क्या नाम रखा हुआ है? राजा मेल। सर राजा मोहम्मद अली अहमद अली सेकंड सर। अच्छा, MAL मोहम्मद अली अहमद, ठीक है। सेकंड मेथड, ठीक है। चलें जी, आज इतने लोगों की रैंडम अटेंडेंस हुई है, कल फिर किसी क्लास में बाकी भी होगी, ताकि सही भी ये भी पता चलेगा कि आप लोग सुन भी रहे हैं। लाइक रोल नंबर 1 ने को तो ये नहीं पता था, वो था लाइव, लेकिन उसको नहीं पता था कि मैंने क्या इतनी देर से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है, वापस आते हैं लेक्चर के ऊपर। इट वाज गुड रिस्पांस एक्सेप्ट रोल नंबर 1 के वो उसको नहीं पता था कि क्या डिस्कस हो रहा है। बाकी 2-3 स्टूडेंट जो है लॉग इन करके अपने कामों में बिजी हो गए और उनको पता है कि जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी और उसको हम देख लेंगे। एनी हाउ, तो ये दो मेथड मेथड से आपको पढ़ाया जाता था कि या सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएं या उस दूसरा अल्टरनेट था कि आप कुछ आपको करवाए जाएं और कुछ छोड़ दिए जाएं। स्टूडेंट, ये जो पहला मेथड है ना, जिस तरह मैंने कहा 58 में से 7-8 लोग ऐसे होंगे और जो मैंने एनालिसिस किया 15-16 में से 2 स्टूडेंट्स ने कहा कि पहला मेथड है। तो रेशियो तकरीबन ऐसी ही होती है। जो कि समझते हैं कि या जो अच्छे अदारे होते हैं या अच्छे स्कूल होते हैं या जो अच्छा टीचर होता है उसको पता है कि जब हमने किसी को सिखाना है तो सिखाने के लिए सारा कुछ अगर हम उसी को खुद ही उसको फीड करते रहेंगे तो अच्छा इसका पहले मेथड का फ़ायदा क्या होता है? पहले मेथड का फ़ायदा ये है कि जब भी उन स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन मतलब सारे के सारे टीचर ने सिखा दिए, अब उसका फ़ायदा ये है कि वो बच्चे जब भी एग्ज़ाम होगा तो वो अगर उन्हीं क्वेश्चंस में से बच्चों को टेस्ट किया जाए, पेपर लिया जाए, एग्ज़ाम लिया जाए, तो बच्चों का रिज़ल्ट 100% आता है। ठीक है? लेकिन उसके मुकाबले में उसके उलट अगर हम ये करें कि अगर किसी टीचर ने या एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चन चेंज कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर दिया तो उस चेंज क्वेश्चन के ऊपर उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब पहले मेथड का फ़ायदा ये है कि उसके अगर उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर टेस्टिंग की जाए, उसको टेस्ट किया जाए, टेस्ट लिया जाए, तो बच्चे का रिजल्ट 100%। और अगर उन क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाए या उन क्वेश्चन के अलावा उस तरह से मिलते-जुलते कोई और क्वेश्चन दिए जाएँ तो उसका जो है वो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो 0 रिजल्ट आएगा। ठीक है, और ये बात यहाँ तक नहीं हो रहती कि कुछ बच्चे जो फर्स्ट मेथड के तहत जहाँ पे सिस्टम अडॉप्टेड होता है, वहाँ पे ये भी बच्चे इतने वहाँ पे इस चीज़ को मेमोराइज़ कर लेते हैं कि अगर उसको बच्चे को पता चल जाए कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या है, उसका पार्ट नंबर क्या है, तो वो आपको डायरेक्ट उसका आंसर भी बोल देंगे, कहेंगे ये इसका आंसर है। इतने मतलब के बच्चे उसको मेमोराइज़ कर लेते हैं। तो इस का फ़ायदा तो है कि अगर उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर टेस्ट लिया जाए तो 100% रिज़ल्ट, लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो वो बच्चे 0 रिज़ल्ट देते हैं। मीन उसको वो कहते हैं ये सर तो हमें ऐसा तो आते नहीं। कुछ स्टूडेंट के साथ होता है ना, सारे बच्चे तो नहीं ना ऐसे होते कि वो जो है ना सिर्फ लकीर के फकीर हो जाए। कभी-कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको समझ भी आ जाती है उस मेथड से। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये पैटर्न अडॉप्ट किया जाता है। वो बच्चे उस क्वेश्चन के आंसर्स भी रटे होते हैं। ठीक है, और उन्होंने सवाल रटे होते हैं और उनके जवाब भी रटे होते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं मशीन लर्निंग के अंदर या डाटा माइनिंग के अंदर इसको हम कहते हैं ओवरफिटिंग। जब हर चीज़ को मेमोराइज़ कर लिया जाता है, उसको हम कहते हैं ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग में ये होता है कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ट्रेनिंग के टाइम के ऊपर जब आपने सारे चीज़ें उसको सारे के सारे सैंपल्स के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस उनको मेमोराइज़ करवा दिए। जो मेमोराइज़ करवाने के बाद जब हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर वैलिडेट करते हैं कि टेस्ट लेते हैं, तो फिर अगर उसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर उस पे वो रिज़ल्ट जो है ना, वो टेस्टिंग रिज़ल्ट जो है वो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इस सिचुएशन को कहते हैं ओवरफिटिंग। ठीक है, जबकि अब दूसरी तरफ हम आते हैं तो दूसरी तरफ हम कहते हैं कि बच्चों को हमने ट्रेन किया ऑन सम क्वेश्चंस, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन उनको सॉल्व करने के लिए दे दिए। अब इससे क्या होगा कि बच्चों को अगर वो क्वेश्चन समझ आ गया है, वो मेथड समझ आ गया है, वो फार्मूला समझ आ गया है, तो उसकी बेस के ऊपर
वो बच्चे क्या करने की कोशिश करते हैं, वो बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मीन वो मेथड जितनी दफ़ा उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं, वो मेथड उनको समझ आ जाता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इस मेथड से सॉल्व होगा, और अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इस मेथड से सॉल्व होगा। तो वो तो उससे क्या होगा कि बच्चे जब हम उन क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन जो हमने नहीं सिखाए, अगर बच्चे को टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, बच्चे को अच्छे तरीके से वो एक मेथड समझ आ गया, तो क्या करेगा बच्चा, उससे मिलते-जुलते बाकी जो पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चा खुद से उसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है? अब इससे क्या होगा, बच्चा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेगा, मतलब कि कुछ डेटा सैंपल्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर ट्रेनिंग की गई, बच्चों को ट्रेन किया गया, और अगर बच्चे वेल ट्रेंड हो गए, इन बच्चों ने उसको अच्छे तरीके से सीख लिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जब उसकी टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी, बच्चों को टेस्ट लिया जाएगा उसका, तो बच्चे क्या करेंगे उस पे अगर वो वेल ट्रेंड हुए तो उसकी जो टेस्टिंग की जो एक्यूरेसी होगी वो 100% होगी। ठीक है? अब दूसरे साइड पे आ जाते हैं कि अगर बच्चों को उन क्वेश्चंस में से जो उस एक्सरसाइज में नहीं थे और उन मेथड से मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन अगर हम बच्चों को दे देते हैं, तो अब क्या होगा, अब पहले मेथड की निस्बत ये मेथड जो उसकी टेस्टिंग एक्यूरेसी है वो डिक्रीज नहीं होगी, बल्कि टेस्टिंग एक्यूरेसी उतनी ही रहेगी जितनी कि उसके ट्रेनिंग के टाइम पे उसकी एक्यूरेसी थी। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जो फर्स्ट मेथड है जिसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, उसमें जब उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर टेस्ट की हम ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी क्या होगी 100%, और जब टेस्ट करेंगे तो टेस्टिंग की एक्यूरेसी भी 100%। इसके मुकाबले में जब हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ट्रेनिंग की जाती है और रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चों को खुद सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर बच्चों को वो मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गया है, तो क्या होगा, ट्रेनिंग करेंगे बाकी क्वेश्चंस के ऊपर तो वो भी बच्चों की 100%, और टेस्टिंग करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर जो टीचर ने सॉल्व नहीं करवाए, या इवन के अननोन क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो उस बुक में नहीं है लेकिन उससे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, उन पे भी इवन बच्चों को टेस्ट किए जाए तो उनकी जो एक्यूरेसी है वो उसी तरह से होगी जिस तरह के नॉन क्वेश्चंस के लिए थी। सो रियल लाइफ के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कुछ हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, कोई मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई फंक्शन डेवलप करते हैं, क्लासिफिकेशन का फंक्शन डेवलप करते हैं। अब वो जो क्लासिफिकेशन का फंक्शन है या मॉडल है, वो उन ट्रेनिंग सैंपल से कुछ लर्न करके एक मॉडल बिल्ड कर लेता है। ठीक है, अब ट्रेनिंग के लिए तो हमें डेफिनेटली चीज़ें चाहिए, लेकिन अगर हम जब टेस्ट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्टिंग जो है इनिशियली अब हम मॉडल बिल्ड कर रहे होते हैं तो हम मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, कुछ ट्रेनिंग के लिए और जो कुछ टेस्टिंग के लिए। अब जो ट्रेनिंग वाले डाटा होता है उस पर हम ट्रेंड करते हैं, उनसे वो जो मॉडल है वो लर्न कर लेता है कि ये क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और देन रिमेनिंग वाले जो होंगे उन पे टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो फिर मॉडल खुद से ही उनके ऊपर वो जो लर्निंग की है उसने उसको अडॉप्ट करते हुए जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करके हमें बता देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन कर रहा होता है। आप मैथ के क्वेश्चन करते हैं, ट्रेनिंग अगर आपकी अच्छी होगी, अगर वो मेथड आपको अच्छा आ गया, समझ आ गया, तो उससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। ऑल्दो के वो क्वेश्चन अनसीन क्वेश्चन जो आपने उससे पहले सॉल्व नहीं किए, आपने उससे वो क्वेश्चन पहले नहीं देखे, लेकिन आपने लर्न कर लिया, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे करना है, इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे करना है। बिल्कुल हम मशीन को भी इसी काबिल बनाते हैं कि वो मशीन भी उसी तरह से लर्न करे, और देन उसके ऊपर हम जो अनसीन या अननोन डाटा होता है हमारे पास, उसके ऊपर हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन परफॉर्म करें। ठीक है, ये वैसे जो इतनी डिस्कशन मैंने हमारी थोड़ी ज़्यादा सी होगी, लेकिन चीज़ अंडरस्टैंड होगी हमें
ये आपका क्लासिफिकेशन का पूरा एक चैप्टर आएगा आगे, जिसको हम फिर थॉरोली देखेंगे कि क्लासिफिकेशन के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं वो कैसे क्लासिफाई करते हैं, एंड सो उसके अलावा और भी काफ़ी सारी ये ट्रेनिंग टेस्टिंग के बारे में, फिर इसके जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, एक्यूरेसी वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हम उस चैप्टर के अंदर डिटेल से देखेंगे। अभी जस्ट चलें, थोड़ी सी डिस्कशन ज़्यादा होगी लेकिन आपको चीज़ें बिफोर टाइम आपको एक जनरली आपको पता चल गई चीज़ें। इसके अलावा भी देखेंगे स्लाइड नंबर 4। स्लाइड नंबर 4 पहली स्लाइड है जो हमारी लेक्चर की जो टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद जो वही चीज़ चली, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, लेक्चर 4 की स्लाइड नंबर 4 जो पहली स्लाइड है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन की, जो डाटा हमारा शुरू हुआ है, ये उसी के ऊपर अभी इतनी देर से हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम कहते हैं मॉडल जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फिर डिस्क्राइब एंड डिस्टिंग्विश क्लास और कॉन्सेप्ट फ्रॉम फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। जब हमने एक मॉडल, दो चीज़ें होती हैं, एक हमने कहा कि ट्रेनिंग और दूसरा होता है टेस्टिंग। ट्रेनिंग के लिए हम मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं और टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए टेस्टिंग हम करते हैं कि ऐसी डाटा जो हमारे पास अननोन है, जो हमने नहीं देखा, या जो ऐसा अननोन डाटा जो रियल लाइफ से भी हो सकता है या किसी भी ऐसे हो सकता है जो कि जिसके ऊपर हमने उसके ट्रेनिंग नहीं की, तो वो डाटा हम उसको देते हैं, तो फिर देखते हैं कि वो उसको क्लासीफाई करता है या नहीं करता। ठीक है, उस जो अननोन डाटा उसके क्लास लेबल भी नहीं पता होती है, फिर हम देखते हैं कि ये किस क्लास के साथ बिलोंग कर रहा होता है। इसी तरह हम कहते हैं प्रेडिक्ट सम अननोन क्लास लेबल्स, कि कुछ ऐसी क्लासेस भी होती हैं जिनके साथ लेबल गिवन नहीं होता, उनको भी हमने प्रेडिक्ट करते हैं कि ये किस क्लास के साथ बिलोंग करेगा। इस तरह क्लासिफिकेशन के जो मेथड्स हैं वो कॉमन मेथड हैं, वो हमारे रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन है जिसमें हम रूल को यूज़ करते हैं, डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन है, न्यूरल नेटवर्क है, नेबर बायस क्लासिफिकेशन है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर है, इस तरह पैटर्न बेस्ड क्लासिफिकेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह बेशुमार इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस। स्लाइड नंबर 5 पे आ जाएं तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड हमने नाम लिया था स्लाइड नंबर 4 के अंदर के रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर जस्ट एक थोड़ी सी एग्जांपल बताई गई है कि रूल्स को यूज़ करते हुए हम कैसे चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। So slide number 5 के अंदर the drive model may be represented in various forms such as classification rule, जिसमें हम if else rule कहते हैं, decision tree, mathematical formula और neural network। तो if else में यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक हमने रूल देखा था कल, उसके डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने कहा था उसके जो एट्रीब्यूट्स दो हैं, उस एट्रीब्यूट्स यहाँ पर दो दिए गए हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट है एज। अगर रूल में देखें कि जो आपके एक अटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन के ऊपर, एज एक्स कामा यूथ, मीन के कोई एक्स पर्सन है जिसकी एज यूथ है एंड इनकम ऑफ एक्स हाई, और उसी एक्स पर्सन की इनकम जो है वो हाई हो, देन इम्प्लाइज दैट क्लास एक्स ए, कि उस एक्स की किस क्लास के साथ बिलोंग करता है, वो ए क्लास के साथ। इसी तरह हमारा एक और रूल है एज एक्स यूथ, एक्स कोई पर्सन है जिसकी एज यूथ है एंड इनकम एक्स लो, और उसकी इनकम जो है वो लो है यूथ लेकिन उसकी इनकम लो है, तो उसको हम क्लास बी के साथ वो होगा, बिलोंग कर रहा होगा। इसी तरह एज एक्स मिडिल एज, और यहाँ पर इसकी इनकम मेंशन्ड नहीं है, तो वो क्लास सी के साथ बिलोंग कर रहा होगा। इसी तरह एज एक्स सीनियर, तो वो क्लास सी के साथ बिलोंग कर रहा होगा। अच्छा, ये जो रूल्स हैं ये वैसे नहीं बन जाते, ये रूल हमारे पास डेटा था, सपोज करते हैं हमारे पास एज इनकम और एज और इनकम दो एट्रीब्यूट्स हैं,
और तीसरी उसकी क्लास है। अगर आप एक टेबुलर फॉर्म में इसको इमेजिन करें कि एज पहला एट्रीब्यूट है टेबल का, इनकम दूसरा एट्रीब्यूट है टेबल का, और तीसरा एट्रीब्यूट है उसके क्लास लेबल। अब क्लास लेबल की वैल्यू क्या हो सकती है? ए बी सी, ठीक है। और एज जो एट्रीब्यूट है उसमें उसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं? या वो यूथ हो सकता है, या वो मिडिल एज हो सकता है, या वो सीनियर हो सकता है। और इनकम हाई हो सकती है या लो हो सकती है, या उसके अंदर कोई इनकम मेंशन्ड ना हो। एक टेबुलर फॉर्म में इसको तीन बल्कि चौथा एट्रीब्यूट्स होगा उसका नंबर, ठीक है। जो इसको आप इंस्टांस नंबर या रो नंबर कह रहे हैं, उसको कह लें रो नंबर 1 2 3 4 5 आप टू जितने भी आपके पास उसमें नंबर ऑफ इंस्टांसेस है, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अब एज इस तरह मिक्स टाइप ऑफ वैल्यूज पड़ी होंगी। एज के अंदर यूथ, मिडिल एज और सीनियर डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ, इस तरह इनकम हाई लो, और किसी में कुछ भी नहीं होगी। तो उनके हर एक के साथ आगे जो क्लास लेबल मेंशन होगा। अब जब हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेंगे, तो क्लासिफिकेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो उस क्लासिफिकेशन के बाद जो हमारे पास मॉडल कंस्ट्रक्ट होगा, वो मॉडल ये वाला मॉडल आएगा हमारे पास। इसमें हमने पिछली स्लाइड में जाए, स्लाइड नंबर 4 के अंदर, तो हमने क्या कहा था? क्लासिफिकेशन प्रेडिक्ट द कैटेगोरिकल या डिस्क्रीट क्लास लेबल्स। उसमें ये क्या करता है? कंस्ट्रक्ट मॉडल फंक्शन बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग एग्जांपल। तो स्लाइड नंबर 5 में जो आपके पास रूल बेस्ड हैं, ये अब कैसे आपके पास आएंगे? ये उस डाटा के अंदर जो गिवन डाटा है उससे हमने लर्न कर लिया कि अगर एज जो है वो यूथ हो और इनकम हाई हो, तो वो उसके साथ जो गिवन लेबल था वो क्लास का लेबल था वो ए था। इसी तरह अगर एज यूथ है और इनकम लो है, तो उसका जो लेबल असाइन किया गया है वो बी लेबल असाइन किया गया। इसी तरह बाकियों के साथ सी लेबल असाइन किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने खुद से नहीं लिखे, ये उससे जो गिवन डाटा था उससे जो क्लासिफायर हमने कंस्ट्रक्ट किया, जो मॉडल कंस्ट्रक्ट किया, जो रूल हमने निकाले, वो ये रूल बन गए। फॉर एग्जांपल 300 आपके पास इंस्टांसेस थे, 300 लोगों का डाटा था जिसको हमने ट्रेनिंग के लिए दिया, और 300 लोगों के दो एट्रीब्यूट्स थे और तीसरा उसका क्लास थी। अब वो 300 जो लोग थे वो इन एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर उनकी क्लास लेबल उसके ऑलरेडी गिवन थी। अब ये तो हो गया हमारे पास मॉडल कंस्ट्रक्ट करना। ये हमने मॉडल कंस्ट्रक्ट कर ली और ये रूल बेस्ड मॉडल है, ठीक है। अब हमने क्या करना, हमारे पास कोई भी अनसीन डाटा आ जाता है, अनसीन क्लास लेबल आ जाता है, तो वो देखा जाएगा कि फॉर एग्जांपल एज यूथ आती है और इनकम लो आती है, तो उसको पहले रूल से गुजारा जाएगा, रूल फेल हो जाएगा। एज जो यूथ है और इनकम लो है, तो दूसरे रूल से पास होगा, तो वो क्या बताएगा कि ये जो क्लास बी के साथ बिलोंग करेगा। ऐसा अनसीन डाटा या टेस्टिंग डाटा जिसको हम ने ट्रेनिंग के लिए यूज़ नहीं किया, अब उसको यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि क्या वो जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो क्या वो उसको करेक्टली क्लासिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो हमारे पास जब टेस्टिंग करेंगे तो इन रूल से पास करेंगे उसको, तो पता चलेगा कि वो किसी न किसी उसके एट्रीब्यूट्स किसी न किसी रूल के साथ मैच हो रहे होंगे, और उसके रूल के अकॉर्डिंगली उसकी क्लास लेबल भी उसको साइन किया जा रहा होगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन परफॉर्म की जाती है यूजिंग रूल इफ देन रूल को। इसी तरह क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करने के लिए एक डिसीजन ट्री भी यूज़ किया जाता है। डिसीजन ट्री बिल्कुल आपका एक ट्री की शेप में होता है। इसको फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके पास, जिसमें नोड जो होते हैं, यहाँ पर 2 नोड हैं, यहाँ पर एज और इनकम, ये आपके एट्रीब्यूट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं। और उसके जो ब्रांचेज होती हैं
वो उसकी आउटकम को रिप्रेजेंट कर रही होती है। लाइक हमारे डाटा सेट में जो एज है उसके दो ही एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज थी, दो, बल्कि हमारे पास अगर हम पिछली स्लाइड नंबर 5 में जाके देखें तो वहां पर हमारे पास एज के 3 वैल्यूज थे, यूथ, मिडिल एज और सीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइड नंबर 6 के अंदर जो डिसीजन ट्री गिवन है, इसमें एज क्या है, तो उसके एज जो है आपका पास एट्रीब्यूट है और उसके पॉसिबल वैल्यूज जितनी भी होंगी उसकी ब्रांचेस बन जाएंगी। तो हमारे पास तीसरी ब्रांच भी बनती है जिसको हम कहते हैं सीनियर है। तो डेफिनेटली मिडिल एज क्लास सी के साथ बिलोंग कर रहा है और जो सीनियर है वो भी क्लास सी के साथ ही बिलोंग कर रहा है। पिछली स्लाइड नंबर 5 पे चले जाएं तो देख लें, रूल नंबर 3 में अगर एज मिडिल एज है तो क्लास सी है, और अगर एज एक्स सीनियर है तो वो भी क्लास सी है। सो यहाँ पर देखें कि क्लास सी मिडिल एज और सीनियर एज दोनों क्लास सी के साथ बिलोंग कर रहे हैं और उसमें उन दोनों का इनकम के साथ कोई लिंक नहीं है। स्लाइड नंबर 6 पे दोबारा से आते हैं तो डिसीजन ट्री आपका एक फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोड आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू को, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसकी ब्रांचेज जितनी भी उसकी आउटकम होती हैं उसको शो कर रहे होते हैं, और लीफ नोड सबसे आखिर में नोड होता है वो उसकी क्लास लेबल को शो कर रहा होता है। अगर हम इसी डिसीजन ट्री को अगर ऊपर से पढ़ना शुरू करें तो हम लीफ नोड पे आएंगे तो पता चलेगा कि किन किन एट्रीब्यूट्स पे उनकी क्या वैल्यूज हों तो वो कौन सा क्लास लेबल आएगा। फॉर एग्जांपल एज अगर यूथ है, ठीक है, डिसीजन ट्री में देखें एज अगर यूथ है और यूथ के नीचे आ जाए तो आगे एक और एट्रीब्यूट चेक होगा जिसका कहना है इनकम, और इनकम अगर हाई है तो क्लास उसकी क्लास बिलोंग कर रहा होगा वो ए के साथ। इसी तरह एज अगर यूथ है और इनकम लो है तो वो क्लास बी के साथ बिलोंग कर रहा होगा। तो इस तरह से हम डिसीजन ट्री को भी, डिसीजन ट्री भी हमारा क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह न्यूरल नेटवर्क को भी हम यूज करते हैं, ये भी एज अ क्लासीफायर यूज होता है। इसमें भी देखें कुछ नोड्स हैं, 3 लेवल्स बने हुए इसके, F1 F2 पहले लेवल पे है, F3 F4 F5 दूसरे लेवल पे है, F6 F7 F8 तीसरे लेवल पे है। और इसकी जो इनपुट है एज और इनकम, वही 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले एग्जांपल में, और इसकी जो क्लास है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो ये बेसिकली न्यूरॉन्स हैं आपके, जो एज और इनकम आपके इनपुट न्यूरॉन हैं, और जो लास्ट लेयर है आपकी F6 F7 F8 ये आउटपुट लेयर है। इससे हम आउटपुट ले रहे होते हैं, जिस पहली लेयर है जिसको हम, जिसमें फंक्शन F1 F2 अप्लाई हुआ है, जिसको हम एज और इनकम दिया, ये इनपुट लेयर है, और लास्ट वाली जिसमें क्लास लेबल के साथ मेंशन है वो आउटपुट लेयर है, और दरमियान वाले जिसके ऊपर F2 F3 F4 और F5 लिखा है ये आपकी हिडन लेयर है। तो ये न्यूरल नेटवर्क पूरा एक सेल्फ सब्जेक्ट है, इसके भी आगे बेशुमार किस्म की वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। जस्ट ये न्यूरल नेटवर्क है जो कि हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स फायर होके बनाया गया, और इसी तरह जिस तरह ह्यूमन का ब्रेन काम कर रहा होता है, न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं, इसी तरह से ये भी एक न्यूरल सिस्टम है जिसमें उसी चीज़ को मैथमेटिकली मॉडल करके चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिग्रेशन को। हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन है वो आपके डिस्क्रीट वैल्यूज को क्लासिफाई कर रही होती है, डिस्क्रीट वैल्यू को, ठीक है, जबकि जो रिग्रेशन है ये प्रिडिक्ट करती है कंटिन्यूस वैल्यू को। स्लाइड नंबर 8 में रिग्रेशन के ऊपर आ जाए तो रिग्रेशन प्रिडिक्ट द कंटिन्यूस वैल्यूड फंक्शन। इन शॉर्ट वर्ड हम अगर कहें कि अगर हमारी जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, अगर वो क्लासिफिकेशन कंटिन्यूस वैल्यूज के ऊपर है तो उसको फिर हम उसको क्लासिफिकेशन को कहेंगे हम ये रिग्रेशन है, उसको फिर हम क्लासिफिकेशन नहीं कहेंगे। क्लासिफिकेशन हमारी हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं जिसमें 1 2 3 4
आउटपुट आ सकती है या ABCD आउटपुट आ सकती है, जबकि रिग्रेशन जो है वो प्रिडिक्ट करती है हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज को। इसके अलावा जो रिग्रेशन है वो यूज करते हैं हम प्रिडिक्शन फॉर मिसिंग और अनअवेलेबल डाटा रादर देन क्लास लेबल्स। क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है कि हम क्लास लेबल को प्रिडिक्ट करें उस डाटा के लिए जो हमारे लिए अनसीन या न्यू डाटा है, जबकि जो रिग्रेशन है ये तो क्लास लेबल को भी प्रिडिक्ट करती है और प्लस जो मिसिंग वैल्यूज हैं या अनअवेलेबल डाटा है उनको भी ये प्रिडिक्ट करता है। तो इसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किए जाते हैं फॉर न्यूमेरिकल प्रिडिक्शन, और ये आइडेंटिफाई करता है द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड ऑफ अवेलेबल डाटा। एग्जांपल के तौर पर रेवेन्यू जो रिग्रेशन है ये प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट ईच आइटम विल जनरेट। प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट ईच आइटम विल जनरेट। ये एक फिगर गिवन है यहाँ पर जिसमें देखिए इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है। अब इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 वैल्यू है और दूसरी साइड पे 0, 1, 2, 3 और 4 है। अब इसमें जो रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये है डाटा पॉइंट्स या जिसको आप एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं, ठीक है। और ये ब्लू लाइन है इसको हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन का पर्पस ये होता है कि हम एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करें जो उन सारे डाटा पॉइंट्स की जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो। अब ये जो डाटा लाइन ड्रॉ की जाती है ये अवेलेबल ट्रेनिंग डाटा की बेस के ऊपर इस जो लाइन को ड्रॉ किया जाता है। अब कोई भी हमारे पास अनसीन डाटा आता है या कोई भी हमारे पास ऐसा डाटा आता है जिसकी हमने जिसके लिए प्रेडिक्शन परफॉर्म करनी होती है, तो वो हम उसको पॉइंट्स को देखते हैं कि ये इस लाइन के कितना करीब लाई कर रहा है। अगर उस लाइन के ऊपर है तो फिर उस लाइन के ऊपर देख लेंगे उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के उसके ऊपर उसकी क्या वैल्यू है, और अगर जितना आगे पीछे होगा वो उसी हिसाब से जो है ना उसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं इसकी प्रेडिक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे प्रेडिक्शन रिग्रेशन के अंदर होती है और वो इस रिग्रेशन लाइन की बेस के ऊपर हो रही होती है। और अगर रिग्रेशन लाइन जितनी हमारे पास अच्छी होगी, मीन के उस ट्रेनिंग डाटा की बेस के ऊपर जितनी भी रिग्रेशन लाइन हमारी अच्छी ड्रॉ होगी उतने ही हमारे पास प्रेडिक्शन भी अच्छी होगी। इसकी एग्जांपल जो कि डाटा माइनिंग कंसेप्ट टेक्निक 3rd एडिशन पेज नंबर 56 के ऊपर है, कि जिसमें दोनों से पता चले कि हमारे क्लासिफिकेशन क्या है और रिग्रेशन क्या है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बुक के पेज नंबर 56 के ऊपर इसके एग्जांपल है, वहाँ पे अगर आप मूव कर जाएं आई होप कि आपके पास बुक होगी आपके पास। अगर नहीं आपके पास ओपन हो रही तो मैं जस्ट आपके लिए आपको समझा देता हूँ कि जो क्लासिफिकेशन होती है हमारे इसमें हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं द डिस्क्रिप्टिव फीचर ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइस है, ब्रांड है, प्लेस मेड है, टाइप है, कैटेगरीज है। हमारे पास एक कुछ आइटम्स हैं जिनकी फीचर्स या जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है। सपोज करें टेबल है, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें पहला है प्राइस है, उस आइटम का ब्रांड कौन सा है, उसकी प्लेस मेड मीन कहाँ का बना हुआ है, उसकी टाइप क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है। तो ये हमारे पास डाटा सेट अगर इस तरह का हमारे पास अवेलेबल हो और उसको हमने इस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, और वो कैटेगरी क्या है कि इसकी क्लास कौन सी है, गुड रिस्पॉन्स है, माइल्ड रिस्पॉन्स है या नो रिस्पॉन्स है। आपके पास प्राइस, ब्रांड,
प्लेस मेड, टाइप एंड कैटेगरी। ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं और इन 5 एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर आगे उसका रिस्पांस लिखा हुआ है कि वो रिस्पांस की जो या उसकी क्लास होगी वो गुड रिस्पांस है, माइल्ड रिस्पांस है या नो रिस्पांस है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने कहा कि हमारे पास एज और इनकम 2 एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी बेस के ऊपर हम उसकी क्लास को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्लास ए के साथ बिलोंग करेगा, क्लास बी के साथ, क्लास सी के साथ। तो यहाँ पर भी 5 एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर उसके क्लास लेबल जो है वो उसको रिस्पांस को क्लासिफाई किया गया कि उसका गुड रिस्पांस है, माइल्ड रिस्पांस है या नो रिस्पांस है। सपोज करते हैं क्लासिफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ डिसीजन ट्री which identify price as being the single factor that best distinguish the 3 classes। वो प्राइस हमने निकाली कि इन चीज़ों में से कि उसकी आइटम प्राइस, ब्रांड, प्लेस मेड, टाइप एंड कैटेगरी। इनमें से जो प्राइस एट्रीब्यूट है वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक चीज़ों को डिस्टिंक्शन के लिए यूज किया जाता है, मीन ये सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट है। इसके अलावा अदर एट्रीब्यूट ब्रांड और प्लेस मेड हेल्प टू फर्दर डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट ऑफ ईच क्लास फ्रॉम अनदर। तो ये बेसिकली अगर डिसीजन ट्री को यूज करेंगे हम, तो जब भी डिसीजन ट्री यूज करेंगे तो वो हमारे पास जो अब एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट की पॉसिबल वैल्यू उसकी ब्रांचेस बन जाएंगी और उसके लीफ जो होते हैं वो उसके क्लास लेबल होंगे। तो जब इस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे चीज़ों को तो वो हमारे पास उसको हम कहेंगे ये क्लासिफिकेशन है। देन अगर हम दूसरी तरफ देखें टू प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट ईच आइटम विल जनरेट। आपके पास डिफरेंट आइटम्स हैं जिनकी प्राइसेस, ब्रांड, मेड वगैरह वगैरह सारी एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने ये देखना है टू प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट ईच आइटम विल जनरेट ड्यूरिंग द अपकमिंग सेल एट सम स्टोर। हमने ये देखना है कि उसकी जो सेल क्या होगी अगले साल के में। तो ये हम बेस कर रहा होता है कि हम क्या करेंगे, इसको जितने भी हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा प्रीवियस ईयर्स का उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, मॉडल करेंगे और उनके ऊपर हम क्या करते हैं एक रिग्रेशन लाइन जो हम उसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो उस बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो अवेलेबल डाटा की बेस के ऊपर जो हमने मॉडल एक कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक रिग्रेशन लाइन बना ली, उस बेस के ऊपर हमारे पास जो अपकमिंग ईयर होगा उनमें सेल, किसी भी आइटम की सेल का क्या ट्रेंड होगा, क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड होगा वो हमें वो नज़र आ जाएगा, उसी बेस के ऊपर वो लाइन ड्रा हो जाएगी और उसी लाइन की बेस के ऊपर हम देख लेंगे। जिस तरह आप सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि अब जब क्रिकेट के मैच होते थे तो क्रिकेट के मैच की जो स्कोर की जो वैल्यूज होती हैं वो कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, उसको हम डिस्क्रीट वैल्यू नहीं कहते, वो अभी कंटिन्यूस वैल्यू होती हैं जो आपके स्कोर है। अब वो कंटिन्यूस वैल्यू में जब एक टीम स्कोर कर रही होती है तो आखिरी ओवर जब रहते हैं तो वहां पे प्रिडिक्शन लगाई जाती है और वो रिग्रेशन होती है कि वो बताते हैं कि अगर ये जिस रेशियो से बना रहे हैं, अगर इसी रेशियो के साथ बनाएं तो इतने स्कोर बनाएंगे, और अगर वो लेट से जो रिमेनिंग ओवर में 6 उनमें 6 की एवरेज से बनाएं तो उनके टोटल स्कोर इतना हो सकता है, और अगर वो 7 की एवरेज से रिमेनिंग ओवर्स में स्कोर बनाएं तो उनका जो टोटल स्कोर यहाँ तक हो सकता है। और अगर इसी तरह 8, 9, 10, 11, 12 की बेस के ऊपर अगर वो स्कोर बनाएं तो रिमेनिंग जो ओवर रह गए हैं उस में करते करते मैक्सिमम ये इस स्कोर तक जा सकते हैं। बेसिकली वो आपकी रिग्रेशन होती है, वो आपकी क्लासिफिकेशन नहीं होती। इस तरह अगली स्लाइड पे चलें, स्लाइड नंबर 10 के ऊपर, तो वहां पर है क्लस्टर एनालिसिस। अच्छा, एक चीज हमने देखी क्लासिफिकेशन के अंदर रिग्रेशन भी बेसिकली क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन दोनों जो आपके जो वैल्यूज हैं, जो डाटा है उसकी बेस के ऊपर डिफरेंट होती है।
एक कंटिन्यूस वैल्यू के लिए और एक डिस्क्रीट वैल्यू के लिए। जबकि रिग्रेशन आपके दोनों कामों के लिए हो सकती है, वो कंटिन्यूस वैल्यूज के लिए और रिग्रेशन आपके डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए भी होती है। सो ऑल्दो कि हमने उसके लिए एग्जांपल नहीं देखी, लेकिन अभी आप ये समझे कि जो दोनों में मेन डिफरेंस है, जो प्राइमरी दोनों का ऑब्जेक्टिव है, एक कंटिन्यूस वैल्यूज के लिए होती है, दूसरे डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। क्लस्टरिंग थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि हमारे पास जो भी डाटा सैंपल्स होते हैं, जो भी हमारे पास गिवन डाटा होता है, उसके साथ उसकी क्लास टेबल हमारे पास पहले से गिवन होती है। जिस तरह एग्जांपल मैंने दी आपको कि 4 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वो सारे के सारे एक बास्केट में मिक्स करके रखे हुए हैं, और उनको 4 फ्रूट्स को हमें सेपरेट करना है। हर फ्रूट जो भी इसमें पड़ा हुआ है उसको अपनी जो एक अपनी बास्केट, जिसके बाद उसी का लेबल लगा हुआ है, उसमें डालना है। ठीक है, तो वो होती है अपनी क्लासिफिकेशन। अब क्लस्टरिंग में क्या है, क्लस्टरिंग में ये गिवन नहीं होता कि इसका क्लास लेबल क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर इसी प्रॉब्लम को हम अगर जो फ्रूट को सेपरेट करने की प्रॉब्लम को अगर हम क्लस्टरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो क्लस्टरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अब हमें ये नहीं पता कि ये फ्रूट जो भी है, जैसा एक छोटा बच्चा होता है, उसको ये नहीं पता होता कि आपने अक्सर देखा होगा वीडियोस के अंदर भी, आप शायद प्रैक्टिकली खुद भी देखा होगा कि छोटा जो बच्चा है ना, जो भी जिसने क्रॉलिंग शुरू की है या अभी चलना शुरू किया है, वो क्या करता है, वो अक्सर अगर कोई सांप है तो वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, उसको पकड़ लेता है, या कोई इस तरह के जो हशरात होते हैं उनको वो पकड़ लेता है। वो क्यों वो पकड़ के आप जो भी उसके साथ खेलना वगैरह, उस समझे शायद खेलने वाली चीज़ें खेलना शुरू कर देता है, बल्कि वो इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करता है और समझे शायद कोई ये मुझे खिला रही है और मैं इनके साथ खेल रहा हूँ। तो बेसिकली उसको उस चीज़ का पता नहीं होता कि ये इनके इन अशरात के उस सांप का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, काट भी सकता है या कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो जो बच्चा बड़ा होता जाता है वो सीखता जाता है कि ये सांप है, इसके पास नहीं जाना, ये काटेगा और काटेगा तो क्या होगा, ये हशरात है, इस हशरात के पास नहीं जाना, इसको कुछ भी नहीं है, मसलन उसके जितने भी फैक्टर। तो वो बच्चा के साथ साथ जो बड़ा होता है सीखता जाता है। ठीक है, तो अभी फॉर इंस्टेंस अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, मैं लेक्चर आपको अब आप अपने सुनने में मगन है, मैं आपको सुनाने में मगन हूँ, लेकिन सडनली आपके कान के करीब से कोई भीड़ वगैरह आ जाती है जिसको आप देख नहीं रहे, मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा और आप भी उसकी तरफ नहीं देख रहे, तो आप भी अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने लेक्चर को देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, और मैं भी अपने स्क्रीन पे देखते हुए आपको जो उसके मुताबिक चीज़ें वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सडनली क्या होता है कि आपके कान में आवाज़ आती है वो भीड़ के उड़ने की, तो आप बगैर सोचे समझे हर बंदा क्या करेगा, अपने हाथ से बगैर देखे हुए उसको क्या करेगा, अपना सर को पीछे करेगा, मुंह को पीछे करेगा और उसकी तरफ हाथ ला देगा कि उसको दूर भगाने के लिए। अब ये बेसिकली क्या है, हम अपना काम कर रहे थे, अपना काम बोलने का और आप सुनने का, एक दूसरे को हम गौर से सुन रहे थे और फोकस थे हम। अब सडनली क्या हुआ, एक आवाज़ आई, वो आवाज़ को हमारे ब्रेन में जब प्रोसेस किया तो पता चला कि ये एक डेंजरस जो हशरात है उसकी आवाज़ है और ये काटता है, तो फौरन इससे बचो। तो उसने क्या किया, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ और उसने हमारे मसल्स को हमारे ना चाहने के बावजूद भी एक ब्रेन ने हमारे इंस्ट्रक्शन जारी की, और वो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने क्या कर दिया, आपने अनकॉन्शियसली अपना हाथ जो है वो उसकी तरफ किया ताकि वो भाग जाए और अपना जो आपने बचाव करने की कोशिश की। तो बेसिकली ये चीज़ें सारी क्या है, ये चीज़ें सारी लर्निंग है। तो इसी तरह से मशीन को भी हम लर्न करवा देते हैं या क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर या क्लस्टरिंग के बेस के ऊपर। अब जब हमें आवाज़ को सुना तो हमने क्या, हमारे ब्रेन ने क्या रिस्पॉन्स किया कि ये एक भीड़ है, डेंजरस है, काट सकती है, दर्द हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने फ़ौरन उसको रिफ्लेक्स एक्शन किया
और वहाँ से चीज़ को हमने हटाने की कोशिश की। सो जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होगा कि जब हमारे पास अच्छा, शुरू में हमें नहीं पता था, उस बच्चे को भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ हमने क्या कर दिया, उसको एक क्लास लेबल असाइन कर दिया। बच्चे को भी नहीं पता था वो क्या चीज़ है, कितनी डेंजरस है, तो उसी बेस के ऊपर बच्चे ने भी उसको क्लास लेबल असाइन कर दिया कि आइंदा ऐसे नहीं करना, उसको ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये डेंजरस है, व्हाट्सएवर है। तो बिल्कुल इसी तरह क्लस्टरिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं कि हमें उसकी क्लास लेबल का नहीं पता होता। वापस आते हैं उसी फ्रूट बास्केट के ऊपर जो मिक्स जिसमें पड़े हुए हैं, हमने एक वहाँ से एक आइटम उठा लिया, अब हमें नहीं पता कि व्हाट इज दिस। बच्चे को भी नहीं पता होता, छोटे बच्चे को ये क्या है। बच्चे को हम सिखाते हैं कि अगर मसलन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑरेंज है, तो बच्चे को नहीं पता ऑरेंज। बच्चा वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता उनके नेम्स को। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं कि इस तरह की शेप हो, इस तरह का कलर हो, इस तरह के उसका टेस्ट हो, तो वो ये फ्रूट होता है। इस तरह का शेप हो, इस तरह का कलर हो, इस तरह के उसके टेस्ट हो, तो इस तरह का ये फ्रूट होता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चे को वो उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज या फीचर्स बता रहे होते हैं, और फीचर्स बताने के बाद फिर हम बताते हैं कि ये जो है ना वो ये चीज़ है। जब हमने बच्चे को अगर उस बच्चे को कहें कि उस मिक्स फ्रूट है जिसमें बास्केट पड़े हुए हैं, उसको उठा के 4 डिफरेंट बास्केट्स में डाल दे, जिन बास्केट्स के ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ। अब बास्केट्स के ऊपर लेबल नहीं है, वो 4 बास्केट जिसमें फ्रूट को सेपरेट करना है, उन बास्केट्स में लेबल नहीं लगा हुआ। अब बच्चे को कहें कि इनको सेपरेट करें, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, एक फ्रूट उठाएगा, जो भी वो फ्रूट है, उसका नाम नहीं पता उसको, उसका क्लास लेबल नहीं पता, उसको क्या करेगा, उठा के पहली बास्केट में डालेगा, ठीक है। अब फिर रैंडमली एक और उस बड़ी बास्केट में से एक फ्रूट को उठाएगा। अब वो देखेगा कि ये जो सेकंड नंबर पे उसने फ्रूट उठाया है, वो जो बास्केट नंबर 1 जिसमें उसने फ्रूट डाला है, उसके साथ उसके करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं या नहीं मिलती। मीन उसका कलर सेम है, उसकी शेप सेम है, उसका साइज सेम है, उस तरह के काफ़ी सारे वो एट्रीब्यूट्स जिससे वो डिस्टिंग्विश कर लेगा या पहचान लेगा कि ये जो दूसरे नंबर पे उसने फ्रूट उठाया है, ये पहले बास्केट में जो उसने पहला फ्रूट डाला है उसके साथ मैच है या नहीं मैच। अगर उसके साथ वो मैच है तो वो क्या करेगा, उसी में डाल देगा। अब फ्रूट नंबर 3 रैंडमली उठाता है उस बास्केट में से, और उसको जो पहले बास्केट में फ्रूट पड़ा हुआ है उसके साथ उसके फीचर्स को मैच करने की कोशिश करता है। अगर तो मिल गए तो उसमें डाल देगा, नहीं तो उसको दूसरी बास्केट में डाल देगा। इसी तरह फ्रूट नंबर 4 रैंडमली उठाता है और उसको मैच करेगा। अब वो पहले नंबर बास्केट में जो फ्रूट डाला है, अब नाम को नहीं पता उसको, वो सिर्फ फीचर मैच कर रहा है। वो पहले बास्केट में जो फ्रूट डाला है उसने उनके साथ उसके फीचर्स को मैच करना शुरू करे, कलर, साइज, शेप वगैरह वगैरह। जितनी मैक्सिमम वो मैचिंग से उसको वो उसको जान सकता है कि ये इसके साथ इसी तरह का है या नहीं है। पहले एक साथ मैच करेगा, अगर उसका मैच नहीं हुआ तो दूसरे बास्केट में जो उसने एक फ्रूट डाला हुआ है उसके साथ मैच करेगा। अगर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं मैच हुआ तो उसको तीसरी बास्केट में डाल देगा। तो इस तरह ये प्रोसेस वो करता रहेगा, हर एक फ्रूट को उठाता रहेगा, उसको मैच करेगा। पहली बास्केट में डाले हुए फ्रूट के साथ अगर मैच हो गया तो उसमें डालता जाएगा, नहीं तो उसको दूसरी बास्केट में जो फ्रूट पड़े उनके साथ फीचर्स को मैच करता रहेगा, नहीं तो उसको तीसरी बास्केट में डाले हुए जो फ्रूट्स हैं उनके फीचर्स के साथ मैच करता रहेगा, नहीं तो फिर चौथी बास्केट में डाले हुए फ्रूट के फीचर के साथ वो मैच करना शुरू करेगा। अगर उनके साथ मैच होता है तो ठीक है। सपोज 4 इसी तरह के फ्रूट है तो उन चारों में से किसी एक के साथ मैच हो जाएगा, तो उन चारों में से किसी एक बास्केट में उस फ्रूट ने जाना ही जाना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हमने मिक्स किए हुए हैं वो 4 हैं। तो उन चारों को इस तरह से वो क्या करता रहेगा, उनके सेपरेट करता रहेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये आपका क्या है, क्लस्टरिंग है। ठीक है।
क्लस्टरिंग रियल लाइफ के अंदर आप बेशुमार जगहों पे आपने नाम सुने होंगे, वर्ड सुना होगा कि ये क्लस्टर बन गया, ये फलां क्लस्टर है, ये फलां क्लस्टर है, ये क्लस्टरिंग क्लस्टर बना लिया इन्होंने। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं कि ये आपका एक क्लस्टर है। तो बेसिकली जो क्लस्टर है, ये इसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, के जिसमें हमें क्लास लेवल का नहीं पता होता। अगर क्लास लेवल का पता है तो उसको सुपरवाइज्ड हो गया, क्लास लेवल का नहीं पता तो वो होती है आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इसमें हम कर रहे होते हैं एनालाइज डाटा ऑब्जेक्ट विदाउट कंसल्टिंग क्लास लेवल, वो जो बाद में अभी बता दिए। तो ग्रुप डाटा टू फॉर्म ए न्यू कैटेगरीज, तो हम क्या कर रहे होते हैं, डाटा को ग्रुप्स में लेके कर रहे होते हैं न्यू कैटेगरीज में। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो ये होता है कि मैक्सिमाइजिंग इंट्रा क्लास सिमिलरिटी। जो क्लस्टरिंग का जो प्रिंसिपल वो ये है कि हम मैक्सिमाइज करें इंट्रा क्लास सिमिलरिटी, के क्लास के अंदर जितने भी एक क्लास के साथ जो बिलोंग कर रहे हैं सारे के सारे डाटा सैंपल्स, उनके दरमियान जो सिमिलरिटी को मैक्सिमाइज करना। फॉर एग्जांपल ये फिगर में देखें तो आपको ऊपर जो बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है, फिर छोटे छोटे 2 सर्कल नज़र आ रहे हैं। अब ये एक क्लास है, यहाँ पर अगर 3 सर्कल हैं तो ये 3 क्लासेस हैं, और जो बाकी आपको डाटा सैंपल नज़र आ रहे हैं ये अभी किसी क्लास के साथ ये नहीं लिंक हुए। तो 3 क्लासेस यहाँ पे 3 दायरे बने हुए हैं। अब ये इंटर क्लास सिमिलरिटी से मुराद है कि अगर 3 क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है, तो हर क्लास के अंदर जितने भी डाटा सैंपल्स हैं, इन के दरमियान जो सिमिलरिटी है उसको इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव मीन का, वो सारे के सारे मिलते जुलते जो वो एक ही क्लास में है। एंड मिनिमाइजिंग इंटर क्लास सिमिलरिटी, और जो एक क्लास के का दूसरे क्लास है, दूसरे क्लास का तीसरे क्लास है, ये है इंटर क्लास क्लासेस का आपस में जो सिमिलरिटी है उसको मिनिमाइज करना। कि अगर वो क्लासेस के दरमियान जो सिमिलरिटी है वो जो क्लासेस के दरमियान जो सिमिलरिटी है उसको हमने मिनिमाइज करना होता है। तो ऑब्जेक्ट्स विद इन अ क्लस्टर हैव हाई सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इन अदर क्लस्टर। एक क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर के साथ जो उसकी डिसिमिलरिटी है वो हाई होती है, और उस क्लस्टर के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सिमिलरिटी जो वो हाई होती है, और क्लस्टर टू क्लस्टर सिमिलरिटी वो डिसिमिलरिटी वो हाई होती है। ये बेसिकली आपका जो क्लस्टर यूज किया था वो टैक्सोनॉमी फॉर्मुलेशन की जाती है। इसके ऊपर हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी फॉर्मुलेशन पे। आगे स्लाइड नंबर 11। अभी आपकी क्लास तो नहीं है ना सर? एक है नेक्स्ट क्लास। अभी आधा घंटे की ब्रेक नहीं है आपकी? नहीं सर, अभी ब्रेक नहीं है। ब्रेक है बेटा, आपकी आधे घंटे की ब्रेक है ना अभी। सर नाश्ता नहीं किया अभी। आज 1:30 इतनी ब्रेक होगी। सर सुबह 8:30 से क्लासें हैं, लगातार खाने का भी टाइम नहीं मिला, तो ब्रेक इसीलिए होती है ना। मेरा लेक्चर ये ख़त्म मैं करना चाह रहा था। चले फिर अगले जो अगला लेक्चर